नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शांति अरसो। मैं एसवी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहाघाट मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा आज का विषय है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत वो है, सबसे पहले हम सीखेंगे हम व्हाट इज़ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग यानी कि विपणन क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग यानी कि विपणन प्रबंधन के जो आपके डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेसिस ऑफ मार्केटिंग। फिर बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है। फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग। फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग और लास्ट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक क्या होता है, आउटकम्स होता है। तो वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी आउटकम्स है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, कहाँ से आया, उसके डेफिनेशंस क्या क्या है, और किस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो मार्केटिंग का विकास कैसे हुआ, और मार्केटिंग की विशेषताएं यानी कि विपणन की विशेषताएं क्या क्या है, उसका स्वभाव यानी कि प्रकृति क्या है, स्कोप क्या है, और उसके कार्य क्या क्या है, हम इस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले है व्हाट इज मार्केटिंग। तो ये डेफिनेशन जो दिया है वो दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। तो marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer। यानी कि मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग क्या है, एक क्या है बिजनेस एक्टिविटी है, एक व्यावसायिक क्रिया है जो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवा को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाती है। यानी कि मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग एक ऐसी आपकी बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हो जो क्या करती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, आपका मार्केटिंग का होता है। आगे हम अगर मैक्रो डेफिनेशन की बात करें तो मैक्रो डेफिनेशन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर फिलिप कोटलर ने दिया है। Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others। यानी कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, यानी कि मार्केटिंग क्या है, कि मार्केटिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूसरे के साथ उत्पादों और मूल्य के सृजन और विनिमय द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो जो मार्केटिंग के, अगर हम पुराने उसकी बात करते हैं, पुराने टाइम पर जब हम कोई किसी बिजनेस एक्टिविटी को करना चाहते थे तो हमारे लिए मार्केटिंग सबसे लास्ट में आता था, कि हम प्रायोरिटी जो है सबसे पहले फाइनेंस को देते थे। हम कहते थे कि सबसे पहले आपके पास वित्त होना चाहिए, फिर उसके बाद वित्त होगा तभी आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे यानी कि उत्पादन कर सकते हैं, फिर लास्ट में हम मार्केटिंग को रखते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हम सबसे पहले मार्केटिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बाद हम फाइनेंस की बात करते हैं, फिर प्रोडक्शन की। क्योंकि मार्केटिंग क्या है कि अगर हम पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में अगर बात करें तो मार्केट मेकिंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना क्या है, आपका मार्केटिंग का आप कह सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में अगर पहले की तुलना में अब क्या है, मार्केटिंग को महत्व दिया जाता है। पहले जहां हम फाइनेंस को सबसे पहले रखते थे, फिर हम प्रोडक्शन की बात करते थे, फिर लास्ट में मार्केटिंग की बात करते थे।
अब हम पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। पहले हम किसी किसी इंडस्ट्री या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मार्केटिंग को ध्यान में रखते हैं, फिर हम फाइनेंस की बात करते हैं और लास्ट में जाके हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बेसिस ऑफ मार्केटिंग। तो यानी कि मार्केटिंग के आधार, इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज एन good service or idea that can be offered to a market to satisfy a want or need। सबसे पहले बेसिस में है आपका यानी कि उत्पाद। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद एक वस्तु भी हो सकता है या कोई सेवा भी हो सकता है या कोई किसी तरीके का कोई आइडिया भी हो सकता है जो हम अपने टारगेट मार्केट को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी टारगेट मार्केट यानी कि जो आपका मार्केट है उसकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है मार्केट। तो मार्केट्स एस्टैब्लिश द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट को हम बहुत अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो मार्केट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, या ट्रेडिशनल मार्केट भी हो सकता है जहां बायर और सप्लायर परचेज या सेल करने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं कस्टमर। कस्टमर इज एन इंडिविजुअल और बिजनेस दैट परचेजेस अनदर कंपनीज गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। तो कस्टमर क्या हो सकता है? कोई इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई बिजनेस भी हो सकता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल है तो हो सकता है कि वो जो है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा हो। तो बिजनेस पे हो सकता है कि वो जो है ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो असेंबलिंग के थ्रू फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो वो इस तरीके से क्या करता है, खरीदता है। तो वो भी क्या हो सकता है, एक बिजनेस भी क्या हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है। उसके बाद आते हैं मार्केटर। अ पर्सन हु सेल्स गुड्स और सर्विसेज। वो पर्सन जो क्या करता है, आपका गुड्स यानी कि वस्तु और या सेवा को बेचता है, उसको हम मार्केटर कहते हैं। जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो यहाँ दो शब्द आते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। तो दोनों में क्या है, आपका डिफरेंस है। कंज्यूमर वो है जो गुड्स को कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, यानी कि खुद क्या करने, उसको उपभोग करने के लिए। जबकि कस्टमर क्या होता है आपका, उसको रीसेल करने के लिए भी प्रोडक्ट को खरीदता है। एक कह सकते हैं कि रिटेलर एक कस्टमर होता है, जबकि कंज्यूमर कौन होता है, जो उस गुड्स या उस सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो इसी पर ही हम बात करते हैं कि कस्टमर हमेशा सेटिस्फैक्शन सीकर होता है, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, आपका सेटिस्फैक्शन खोजता है, यानी कि संतुष्टि खोजता है। जबकि मार्केटर क्या होता है, आपका सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर होता है, जो क्या करता है, आपका संतुष्टि क्या करता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, किसको, कंज्यूमर्स को। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेसिस ऑफ मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट आते हैं। विदाउट प्रोडक्ट आप मार्केटिंग को आप मार्केटिंग के विषय में सोच नहीं सकते। तो प्रोडक्ट मार्केट यानी कि आपको उस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मार्केट भी चाहिए होगा, और कस्टमर, और लास्ट आपका मार्केटर जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। कस्टमर जो कि प्रोडक्ट को यूज करता है या कंज्यूम करता है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कहाँ से हुआ, यानी कि विपणन का उद्गम या कहाँ से हुआ है। तो मार्केटिंग के बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि जो मार्केटिंग आया वो 20वीं शताब्दी के पास पश्चिम के राष्ट्रों से आया। जबकि मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर फिलिप कोटलर जी मानते हैं कि मार्केटिंग जो है आपका दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, और मानव के विकास के साथ साथ ही मार्केटिंग का भी विकास हुआ है। जबकि इससे इतर अगर हम बात करते हैं पीटर एफ ड्रकर की, तो वो कहते हैं कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट 17वीं शताब्दी में आया, और वो भी कहाँ से, जापान से आया। पीटर साहब का कहना है
कि जापान में एक मित्सुई फैमिली थी जिन्होंने अपने यहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर की स्थापना की थी। और उस विभागीय भंडार में उन्होंने लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग, लोगों की इच्छा यानी कि वांट्स के अकॉर्डिंग सामानों को रखना शुरू किया। तो पीटर साहब कहते हैं कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी मार्केटिंग जो है पश्चिम के राष्ट्रों से नहीं बल्कि जापान से आया है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि विपणन आपके अवधारणा का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 हम एक्सचेंज ओरिएंटेड कहते हैं, जो आपका 1900 से पहले का समय था। उसके बाद 1900 से 1930 के बीच का समय आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। 1930 से 1950 का समय आपका सेल्स ओरिएंटेड था। 1950 से 1960 का आपका मार्केटिंग ओरिएंटेड था। और लास्ट 1960 से अभी तक का कंज्यूमर ओरिएंटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज 1, यानी कि प्रथम अवस्था, जिसको हम बोलते हैं विनिमय अभिमुखी अवस्था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो विनिमय अभिमुखी अवस्था, तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उन्होंने खेती करनी प्रारंभ की। और जब उन्होंने खेती करनी प्रारंभ की और जो उपज जो है पहले की तुलना में अब वो अधिक उगाने लगे, यानी कि उनके आवश्यकताओं से अधिक उपज यानी कि फसल अब उगने लगे, तो उनके समक्ष एक कह सकते हैं कि एक समस्या उत्पन्न हुई कि जो हमने अतिरिक्त जो अब हमने उगा दिए हैं उसका अब हम क्या करें। तो इस अतिरिक्त उपज ने एक तरीके का सोचने पर विवश किया कि जो हमारा अधिक्य है उसको हम अब कैसे, आप कह सकते हैं कि कैसे अब उसको मैनेज किया जा सके। तो यहीं से ही इसी प्रॉब्लम के साथ आप कह सकते हैं कि जो आपका व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं उनका आप कह सकते हो उद्गम हुआ, या कह सकते हो उनका आप व्यावसायिक क्रियाओं का प्रारंभ हुआ कह सकते हैं। तो उस समय क्या किया जाता था, जो अतिरिक्त जो उत्पादन उन्होंने किए हैं उसको वो बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। यानी कि बार्टर सिस्टम के थ्रू क्या करते थे, वो अपनी आवश्यकता की चीज जो वो स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते थे वो दूसरों से ले लेते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसी चीज को आपका एक मतलब व्यवस्थित रूप देने के लिए बाद में मार्केट जैसे आपके यानी कि बाजार की स्थापना हुई, जहां पर बायर और सेलर आते थे। बायर सेलर नहीं कहेंगे, यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान निश्चित किया गया जिसको हम बाजार कहते हैं। वहां पर आकर वो अपनी आवश्यकता की चीजों का आपस में बार्टर सिस्टम यानी कि अपनी आवश्यकताओं को बार्टर सिस्टम के थ्रू पूरी करते थे। तो पहला हमारा टोटली एक्सचेंज ओरिएंटेड था, यानी कि यहाँ पर अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति हम लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू करते थे। अब आते हैं सेकंड स्टेज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और ये स्टेज है आपका उत्पादन अभिमुखी। उत्पादन अभिमुखी इस स्टेज में जो आपके प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ये ऐसा समय था जहाँ पर सप्लायर साइड आपका कम था और डिमांड साइड बहुत ज़्यादा डिमांड करता था, जिसको हम सेलर्स मार्केट भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते थे वो चाहे कुछ भी बना दे वो बिक ही जाता था, क्योंकि डिमांड साइड बहुत ज़्यादा डिमांड करता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वाले स्टेज पर मार्केटिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट आप मार्केटिंग यानी कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे। आप मतलब कोई अगर आप साबुन बना रहे हैं तो उसका साइज या उसकी क्वालिटी इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि डिमांड साइड ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा था। इसके बाद आते हैं हम स्टेज 3 पर।
तो स्टेज 3 जो है आपका 1932 1950 तक का था, जिसको हम सेल्स ओरिएंटेड कहते हैं, यानी कि विक्रय अभिमुखी अवस्था। इस अवस्था में जो है केवल विक्रय पर बहुत ध्यान दिया जाता था और मार्केटिंग का हम मतलब ही आपका विक्रयण से लेते थे, यानी कि आप जो भी बना दो और उसे बेच दो, यानी कि मार्केटिंग का मतलब ही केवल बेचना था। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिमांड और सप्लाई साइड आप एक तरीके से इक्वल हो गए थे, यानी कि यहाँ पे आप सप्लायर्स भी आपके बढ़ गए थे। तो सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। और उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज 1950 टू 1960, जिसको हम मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज भी कहते हैं। यह स्टेज आपका विपणन अभिमुखी अवस्था कहलाती है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट के बनाने से पहले हम जो है यहाँ पर देखने लगे कि आपका जो है प्रोडक्ट कैसे बनेगा और उसका आकार क्या होगा और उसमें जो है उसका प्राइस क्या रखा जाएगा, यानी कि टोटली यहाँ पे इस वाले स्टेज पर ग्राहकों पर ध्यान दिया गया। और ये स्टेज ऐसा था जहाँ पे ग्राहक और आपके जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उनके बीच एक तरीके की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी। अब आते लास्ट स्टेज 1962 टिल नाउ, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज, यानी कि उपभोक्ता अभिमुखी अवस्था। इस अवस्था में हमने मार्केटिंग में जो है कंज्यूमर को हमने सबसे ऊपर रखा, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पर ध्यान दिया। और लास्ट में आपके कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर हमने क्या कहते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को हमने बहुत महत्व दिया इस वाले स्टेज पर, जो कि अभी चल रहा है। यानी कि यहाँ पर रिसर्च पर बहुत ध्यान दिया गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। तो ये था आपके मार्केट इवोल्यूशन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के 5 स्टेजेस। अगर हम इसको एक समरी में समझे तो हमने पूरा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 एक्सचेंज ओरिएंटेड, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम का मतलब उद्गम हुआ, जहाँ पर आप कहेंगे कि जहाँ पर लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विनिमय प्रणाली के थ्रू करते थे। और सेकंड स्टेज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो टोटली पूरा का पूरा आपका जो प्रोड्यूसर है उनके हाथों पर था, वो कुछ भी बना दे वो बिक जाता था। इसका रीजन क्या था कि डिमांड साइड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई साइड बहुत कम। अगर थर्ड स्टेज की बात करें सेल्स ओरिएंटेड, तो इसको एक मार्केटिंग का ही एक दूसरा रूप माना गया, जिसमें आपका जो भी बना दो उसे बेच दो, यानी कि एक तरीके का यहाँ पे आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट का भी एक तरीके से उद्गम हुआ, या एडवर्टाइजमेंट पहले से था लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा केवल सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है मार्केटिंग ओरिएंटेड, जहाँ पर ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। और लास्ट आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड, जहाँ पे प्रोडक्ट भी कंज्यूमर की आवश्यकता नीड्स एंड वांट से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है मार्केटिंग आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तक। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले है नीड एंड वांट, दूसरा है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, तीसरा है कस्टमर वैल्यू, चौथा है एक्सचेंज मैकेनिज्म, और पांचवा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर है फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड ओनरशिप यूटिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड एंड वांट की, यानी कि आवश्यकता और इच्छा। तो आवश्यकता और इच्छा क्या है?
तो मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर है नीड एंड वांट, यानी कि ग्राहकों की आवश्यकता और इच्छा को पूरा करना। तो आवश्यकता है क्या? तो आवश्यकता, उसे नीड किसे कहते हैं? किसी पर्सन के जीवित रहने के लिए जो अनिवार्य है उसको हम आवश्यकता कहते हैं। और इच्छाएं क्या होती है? आपकी ऐच्छिक होती है, जो आपका पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है? आपके खर्च करने की क्षमता पर पड़ता है। यानी कि खर्च करने की क्षमता आपका कहाँ से आएगा? आपकी इनकम से। अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई पर्सन है जिसको बहुत तेज भूख लगी है, अब वो अपनी भूख को मिटाने के लिए रोटी खा सकता है, या आपका बर्गर भी खा सकता है। तो यहाँ पर उसका रोटी खाना आवश्यकता कहलाएगा, जबकि बर्गर खाना उसकी इच्छा कहलाएगी। तो यानी कि वो इच्छा तभी पूरी कर सकता है जब उसके पास क्या हो? उसकी इनकम हो अच्छी, यानी कि उसकी खर्च करने की उसमें क्षमता हो। तो सबसे पहले नीड एंड वांट, ठीक है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमने नीड और वांट नहीं कहा, इसमें हमने कहा नीड एंड वांट, इच्छा और आवश्यकता। अब दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, यानी कि बाजार प्रस्ताव तैयार करना। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि मार्केट में प्रवेश करने के लिए हम एक प्रस्ताव को तैयार करते हैं कि हम मार्केट में कौन सी पॉलिसी के थ्रू हम मार्केट में हम प्रवेश करेंगे। यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने नया नया लॉन्च किया है, तो आप उसकी प्राइस पॉलिसी मार्केट में घुसने से पहले क्या रखेंगे? स्कीमिंग पॉलिसी रखेंगे, या आप बेसिक आपकी कॉस्ट और आपकी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए आप एक ऑप्टिमम आप प्राइस रखेंगे? तो क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, टोटली आपका मार्केट में प्रवेश करने के लिए आप क्या करते हो? एक प्रस्ताव तैयार करते हो। तीसरा है कस्टमर वैल्यू, जिसमें ग्राहक महत्व, यानी कि यहाँ पर ग्राहक की आवश्यकता इच्छा अनुसार प्रोडक्ट बनाकर और वो जिस प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है उस प्राइस में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराकर, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराकर या आफ्टर सेल सर्विसेज देकर आप क्या करते हो? कस्टमर वैल्यू देते हो। उसके बाद आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिसमें हम कहते हैं विनिमय प्रक्रिया। तो मार्केटिंग टोटली वहीं पे कहाँ पे खत्म होता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म पर, विनिमय प्रक्रिया, जहां पर आप क्या करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप करेंसी, यानी कि करेंसी में एक्सचेंज करते हो, यानी कि रुपए के बदले आप अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा खरीदते हैं। उसके बाद लास्ट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं उपयोगिता का सृजन। इसके अंतर्गत आता है फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि रूप सृजनता, यानी रूप सृजन, यानी कि यहाँ पर ग्राहक की इच्छा अनुसार आप क्या करते हो? प्रोडक्ट का एक फॉर्म, यानी कि एक आकार आप क्या करते हो? सृजित करते हो। उसके बाद टाइम यूटिलिटी, यानी कि ग्राहक किस आकार का प्रोडक्ट चाहता है ये प्रोवाइड कराते हैं फॉर्म यूटिलिटी के अंदर। दूसरा टाइम यूटिलिटी, किस समय ग्राहक उस प्रोडक्ट को चाहता है। एग्जाम्पल, अगर गर्मी का मौसम है तो क्या होगा? ग्राहक क्या चाहेगा? ठंडी पेय पदार्थ चाहेगा या फिर आइसक्रीम। वो क्या नहीं करेगा? जाड़ों में आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा नहीं देगा। तो इसीलिए मार्केटिंग क्या करता है? आपका टाइम यूटिलिटी भी देता है, यानी कि क्रिएट करता है, यानी कि जिस समय ग्राहक को जो प्रोडक्ट या जो सेवा चाहिए उस समय उसको प्रोवाइड कराता है। तीसरा प्लेस यूटिलिटी, ग्राहक किस स्थान पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चाहता है उस स्थान तक प्रोडक्ट को पहुंचाकर या उस स्थान पर ग्राहक को प्रोडक्ट अवेलेबल कराकर आपका प्लेस यूटिलिटी का क्रिएशन करता है। उसके बाद लास्ट आता है ओनरशिप यूटिलिटी, यानी कि जो स्वामित्व है उसको ट्रांसफर करके उसको क्या करता है? आपका ओनरशिप यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे टोटली यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम ग्राहक की इच्छा अनुसार जिस आकार में प्रोडक्ट चाहता है उस आकार में ग्राहक
तक उस प्रोडक्ट को उस समय पर पहुंचाते हैं और उस स्थान पर पहुंचाते हैं और उसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफर करते हैं। तो ये था फीचर ऑफ मार्केटिंग। इसको एक बार रिपीट करते हैं। नीड एंड वांट यानी कि इच्छा और आवश्यकता अनुसार ही क्या करता है आपका प्रोडक्ट को बनाया जाता है या उसकी मार्केटिंग की जाती है। दूसरा क्रिएटिव और मार्केट ऑफरिंग यानी कि बाजार प्रवेश के लिए एक पूरा प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तीसरा कस्टमर वैल्यू जिसमें कस्टमर के महत्व को यानी कि उसको टाइम पर आप ये भी कह सकते हो कि वो जो चाहता है उसकी नीड एंड वांट्स को पूरी करके उसको सेटिस्फैक्शन देकर आप क्या करते हैं कस्टमर वैल्यू देते हैं। उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म जिसमें करेंसी के थ्रू आप क्या करते हो आपका प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज आप क्या करते हो एक्सचेंज करते हो। लास्ट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन की प्रकृति। सबसे पहले है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरा है एक्सचेंज प्रोसेस, तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चौथा है आपका डायनामिक प्रोसेस, पांचवा है आर्ट एंड साइंस, फिर है आपका डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, छठा है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस, लास्ट है इंटर डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पर। तो मार्केटिंग टोटल ह्यूमन एक्टिविटी है यानी कि मानवीय क्रिया है। कैसे है? क्योंकि मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, किसके लिए होता है? तो कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर क्या है? ह्यूमन है। और प्रोडक्ट को कौन बनाता है? यानी कि आपका मार्केटर प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? ह्यूमन है। और प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर मार्केटर पहुंचाता है जो कि ह्यूमन है। यानी कि पूरी मार्केटिंग टोटली क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। उसके बाद आता है एक्सचेंज प्रोसेस। तो मार्केटिंग क्या है? आपका विनिमय प्रक्रिया भी है। क्यों है? इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप क्या लेते हो? करेंसी यानी कि रुपीज लेते हो। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक क्रिया। तो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कह सकते हैं कि मार्केटिंग क्या करता है? सोसाइटी के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करके उनको सेटिस्फाइड करके वो क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केटिंग का एक नेचर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक भी है। उसके बाद आता है डायनामिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया। तो गतिशील प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक है। क्यों है? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का फैशन, लोगों का टेस्ट और कह सकते हैं लोगों के बिलीव्स क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं और उसको समझ पाना बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए हम मार्केटिंग को आपका डायनामिक कहते हैं कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी होता है कि येलो कलर बहुत ज्यादा आपका प्रचलन में है, तो कभी नियॉन है या कभी ग्रीन है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि मार्केटिंग टोटली क्या है? एक डायनामिक, बहुत ज्यादा डायनामिक है यानी कि गतिशील है, जो चलता रहता है, चेंज होता रहता है। लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते हैं, लोगों के फैशन चेंज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बाजार की जो प्रवृत्तियां होती है वो चेंज होती है। तो इसलिए मार्केटिंग टोटली क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड साइंस की। तो मार्केटिंग टोटली आर्ट भी है और साइंस भी है यानी कि कला भी है और आपका विज्ञान भी है। कला क्यों है? कि कैसे काम कराना है, किस तरीके से आपको काम कराना है, ये कला के अंदर आता है। यानी कि आप किसी से कैसे काम लेंगे और आप कैसे किसी के बदलते हुए इंटरेस्ट को समझेंगे या फैशन को समझेंगे, या जो प्रेजेंट टाइम में जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको आप आर्ट के थ्रू ही समझ सकते हैं। जबकि साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो जो चीजें सिस्टमैटिक है यानी कि आपका अगर
आपको कंज्यूमर रिसर्च करना है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है, या फिर आपके कुछ थ्योरीज है जिनके बेस्ड पर आपने क्या करना है, काम करना है। तो इसीलिए मार्केट को क्या कह सकते हैं, मार्केटिंग को सॉरी आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। किसी दूसरे से कैसे काम लेना है या फिर आप कैसे दूसरों के इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, वो आर्ट के थ्रू। और सिस्टम और साइंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप जो प्रूव्ड नॉलेज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको इम्प्लीमेंट आप साइंस के थ्रू करते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग आपका आर्ट भी है और साइंस भी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिलीवर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि मार्केटिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आपकी जीवन स्तर प्रदान करता है। अक्सर कहा जाता है कि जिस राष्ट्र में मार्केटिंग जितना ज़्यादा डेवलप्ड होता है उस राष्ट्र का जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है, यानी कि आप कह सकते हो बढ़ता है। तो क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केटिंग क्या करता है कि वो प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है उसको मार्केटिंग के थ्रू लोगों के नीड्स, लोगों के आवश्यकता अनुसार उन तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल में अगर हम कहते हैं कि आलिया भट्ट ने कोई एक साड़ी पहनी जो कि किसी मसाबा यानी ये कहते हैं हाउस ऑफ मसाबा की है, तो और वही साड़ी कोई दूसरा भी चाहता है तो मार्केटिंग के थ्रू उसी साड़ी सेम कुछ वैसा ही दिखने वाला और लेकिन उससे सस्ती लोगों तक पहुंचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग क्या करता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या करता है, हाई करता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मार्केटिंग को टोटली हम कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस ही कहते हैं क्योंकि मार्केटिंग स्टार्ट ही यह जानने से होता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कब चाहता है, कहाँ चाहता है, किस फॉर्म में चाहता है, किस प्लेस में चाहता है, और खत्म कहाँ होता है कि कंज्यूमर क्या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से सेटिस्फाइड हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल मार्केटिंग क्या है, आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट आता है इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग टोटल इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयक आपका अवधारणा है। क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग को समझने के लिए आपको यानी कि इंसान को समझना होगा। तो इंसान को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना होगा, उसके सोशल बैकग्राउंड को, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, उसके बिलीव्स को, उसके आइडियोलॉजी को और उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को। इसीलिए मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग को हम कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपको मार्केटिंग को अच्छे से समझने के लिए आपको सोशियोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं। एग्जाम्पल अगर हमारा मार्केट जो है नेपाल का मार्केट है जहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है या हमेशा ही उसकी डिमांड रहती है। तो नेपाल आपका मार्केट है और आपकी एक ऐसी कंपनी है जो कपड़ों का उत्पादन करती है और नेपाल के लिए आप केवल सफेद कलर के ही कपड़े अगर प्रोडक्शन करते हैं और नेपाल में पूरा आप सफेद कलर के कपड़े ही बेचते हैं तो वहां पे वो नहीं बिकेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर लाल कपड़ों का प्रचलन है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मार्केटिंग को समझने के लिए सोशियोलॉजी का ज्ञान होना है, आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का भी ज्ञान होना है। क्यों होना है, क्योंकि जैसे ही आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होती है यानी कि कोई देश है जिस देश पे आप बिजनेस कर रहे हो उस देश की सरकार अगर चेंज हो रही है तो उस सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ का आप कह सकते हो कि लीगल इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, यानी कि कानून भी नहीं नए बन के आता है। तो अगर आपने पहले से ही अगर आप कह सकते हो कि स्टडी नहीं की है उस इन्वायरमेंट की
तो क्या होगा, आपकी रिस्क आपके बढ़ जाएंगे या अनसर्टेनिटीज बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का भी ज्ञान होना है, सोशोलॉजिकल का भी होना है, जोग्राफिकल का भी होना है, वहाँ के लोगों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी होना है। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होने से क्या होगा कि वहाँ पे क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन का है, डिफ्लेशन क्या है, या फिर वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि, और या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग की परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितना खर्च कर सकते हैं और किस टाइप के आइटम्स पर खर्च करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट भी है। एक बार फिर से मतलब हम समरी में समझते हैं। तो मार्केटिंग, नेचर ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटी की बात की थी, क्योंकि मार्केटिंग क्या है, ग्राहक क्या चाहता है जानने से लेकर ग्राहक संतुष्टि तक है। तो टोटल पूरा का पूरा जो फंक्शंस है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो इंसान ही कर रहा है, जानने का काम भी, बनाने का काम भी, और संतुष्ट करने का काम भी। दूसरा एक्सचेंज प्रोसेस है, जिसमें करेंसी के बदले आपको प्रोडक्ट या आपका गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाता है। तीसरा सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि सोशल सोसाइटी के लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरी करके आपने प्रॉफिट कमाया, इसलिए सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि लोगों की नीड्स वांट्स और आपके इंटरेस्ट फैशन चेंज होता है, इसलिए डायनेमिक प्रोसेस है। और मार्केटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि लोगों से काम लेना, लोगों को जानना और किस तरीके से काम कराना है, ये आर्ट का विषय है। जबकि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, जिसमें आप प्रूव्ड है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसा है वैसा ही करना है। उसके बाद है डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि मार्केटिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, कह सकते हो। उसके बाद है कंज्यूमर डिप्रेस प्रोसेस। तो मार्केटिंग टोटल ही कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है। लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग टोटल इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग को समझने के लिए आपको सोशियोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, या इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी कि टोटली मार्केटिंग क्या है, आपका इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर आता है कंज्यूमर रिसर्च, दूसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉलिसी, तीसरा है सेल्स प्रमोशन डिसीजंस, चौथा है आफ्टर सेल सर्विसेज, पांचवा है मार्केटिंग रिसर्च, छठा है मार्केट सेगमेंटेशन, एंड सातवा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर रिसर्च को समझते हैं। तो सबसे पहले है ग्राहक अनुसंधान, यानी कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कब चाहता है, कहाँ चाहता है, किस फॉर्म में चाहता है, किस प्लेस में चाहता है, कब डिमांड करता है, ये कंज्यूमर रिसर्च का पार्ट है। ठीक हो गया। या किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये भी कंज्यूमर रिसर्च का पार्ट है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉलिसी, यानी कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉलिसी, यानी कि आपका उत्पादन का निर्धारण और आपका प्राइस पॉलिसी क्या रहेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम प्रोडक्ट का फॉर्म क्या होगा, और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आवश्यकता कब पड़ेगी। तो इस सब पर हम बात करते हैं। इसके बाद आता है प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी टोटली डिपेंड करता है आपके मार्केट पर, यानी कि मार्केट कितना खर्च करना चाहता है, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके का इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है कि लोगों की इनकम क्या है, इन सब चीज़ों पर। तो प्राइस पॉलिसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तीसरा हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन डिसीजंस। इसके अंतर्गत सेल्स वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम निर्णय लेते हैं, यानी कि हम क्या इसके अंदर डिस्काउंट क्या हम रख सकते हैं, या फिर यानी कि ये टोटली क्या है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। या फिर हम जो है वारंटी या गारंटी जैसी स्कीम्स को रख सकते हैं।
तो टोटली सेल्स प्रमोशन डिसीजंस आपका किस लिए लिया जाता है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जिसमें हम बात करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज में बेसिकली हम वारंटी या हम गारंटी की बात करते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप कैसे किन कंडीशंस पर आप वारंटी देंगे और किन कंडीशंस पर आप गारंटी देंगे। और उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है मार्केटिंग रिसर्च। तो कंज्यूमर रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च में अंतर है। कंज्यूमर रिसर्च बेसिकली कंज्यूमर क्या चाहता है, कब चाहता है, इन पर होता है, यानी कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए। जबकि मार्केटिंग रिसर्च टोटली मार्केटिंग के जितने फंक्शंस हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए हम जो है मार्केटिंग सॉरी रिसर्च करते हैं, जिसमें आपका सारे फंक्शंस आते हैं। उसमें प्रोडक्ट या फिर आपका ब्रांडिंग है या प्रोडक्ट प्लानिंग है या ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, ये सब आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशंस की। तो मार्केट सेगमेंटेशंस क्या है, तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशंस मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की डिवाइड किया जाता है, जिसमें उसके बेसिस हो सकते हैं जेंडर वाइज, हो सकता है एजुकेशन वाइज, हो सकता है इकोनॉमिक, हो सकता है साइकोलॉजिकल, हो सकता है जोग्राफिकल, हो सकता है। यानी कि अपने मार्केट पर, यानी कि टारगेट मार्केट पर आप अच्छे मतलब उसको एक तरीके से कैप्चर कर सकें, इसलिए आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। और बहुत बार मार्केट सेगमेंटेशन डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोड्यूसर है उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं। उसके बाद लास्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का निर्धारण करते हैं, जो वाटरवेज के थ्रू हो सकता है, सी वेज के थ्रू हो सकता है या रोडवेज के थ्रू हो सकता है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ मार्केटिंग।